हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर थर्ड पोल साइंस से शक्ति के नए केंद्र, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। यस, इसमें आज हम बताएंगे आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इजराइल के बारे में और ब्रिक्स के बारे में। आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट जो वीडियो और सेकंड वीडियो है, अब पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूरोपियन यूनियन। आप देख रहे हैं ये उसका फ्लैग है, यानी कि यूरोपीय संघ का फ्लैग। इसमें आपको सिंबल क्या क्या मैं बता देता हूं। इसमें जो स्टार है वो 12 स्टार है। स्टार हैं गोल्डन कलर के। जी, गोल्डन कलर के स्टार्स हैं 5 पॉइंटेड वाले। ये गोल्डन सूरज को दर्शा रहा है, यानी कि खुशी और समझौते को बता रहा है, सिंबल दे रहा है। यानी कि ये चमकेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड किसे बताया गया मैं बता देता हूँ। जो फ्लैग के पीछे आप ब्लू कलर देख रहे हैं, फ्लैग का जो नीला रंग है वो नीला रंग आसमान का है। आसमान यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और तारे चमक रहे हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक तारे की तरह चमकेंगे ये देश। कौन से? यूरोप के देश। हाँ जी, उसी के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ कैसे बना और किस तरीके से आज ये ताकतवर बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो बीच में ही आपने स्किप कर दी तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएंगे और टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरी वीडियो आप देखें अंत तक। चलिए चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ का जो मैप में है, आप ये सर्कल देख सकते हैं। ये मैप जो ग्रीन कलर का हो रहा है ये है पश्चिमी यूरोप, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। पश्चिमी यूरोप ने मिलकर एक देश, पूरा ये ग्रुप बनाया है, संघ बनाया है। कैसे ये संघ बना, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी सहयोग के लिए संगठन बनाया गया, क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था। बिल्कुल जी, ये एक संगठन बनाया हुआ है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब यूरोप की बुरी हालत हो चुकी थी, उनका आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया था। अब यूरोप पर दो शक्तियां नजर गड़ाए बैठी थी। शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था उस समय, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका चाहता था मैं इन पर अपनी नीति लागू कर लूं, और सोवियत संघ वहां सोच रहा था कि मैं इन पर अपनी साम्यवादी नीति लागू कर लूं। लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को बचा रोकने के लिए पहले ही उसने दिमाग लगा लिया, यूरोप की मदद के लिए तैयार हो गया, और उसको ट्रूमन सिद्धांत के नाम से जाना गया। ट्रूमन सिद्धांत। अब सवाल उठता है ट्रूमन सिद्धांत क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रूमन सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था। बिल्कुल, हैरी एस ट्रूमन। इसने ही ये सिद्धांत बनाया था, क्योंकि ये चाहता था कि कहीं यूरोप में हमारी पूंजीवादी नीति लागू हो, ना कि साम्यवादी सोवियत संघ की। इसीलिए इसने उनको कहा कि भैया मैं तुम्हारा विकास करूंगा अगर तुम मेरी नीति फॉलो करते हो, और उसी को ट्रूमन सिद्धांत के नाम से जाना गया। ओके, आगे चलते हैं। 1947 में अमेरिका के एक विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर थे, जॉर्ज मार्शल। इन्होंने एक योजना बनाई जिस योजना का नाम मार्शल योजना आया। आपकी बुक में आप पढ़ोगे मार्शल योजना तो आपको ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि मार्शल कौन थे। जॉर्ज मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे। इन्होंने ये योजना बनाई। इन्होंने यूरोप के उद्धार के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्या किए इन्होंने प्रस्तुत? भैया इन्होंने कहा कि यूरोप की गरीबी खत्म कर देंगे हम। बिल्कुल, यूरोप का पुनर्निर्माण करेंगे, दोबारा से उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, उनकी जो आर्थिक अव्यवस्था है बिल्कुल जो खराब हो चुकी है उससे मुक्ति दिलाएंगे, और यूरोप से सोवियत संघ के चंगुल से बचाएंगे, यानी कि सोवियत संघ को बिल्कुल नहीं आने देंगे, यानी कि साम्यवादी लागू नहीं होने देंगे। हाँ, कह सकते हैं अमेरिका की भी अपनी सोच थी, चाल थी, लेकिन इसी बहाने यूरोप की मदद तो मिली। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ का इतिहास शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले पेरिस की संधि पढ़ते हैं। संधियां मतलब लोग मिलकर जहां पे मीटिंग करते हैं और समझौता करते हैं। यस, 18 अप्रैल 1951 में एक संधि हुई थी। कहां पर? फ्रांस की एक जगह है पेरिस नाम की, ठीक है, वहां पर हुई थी। और कौन से देश थे इसमें? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, यानी कि 6 कंट्री मिलकर 18 अप्रैल 1951 में एक संधि करी जिसका नाम पेरिस की संधि कहा गया।
इन्होंने एक समूह बनाया जिसका नाम था यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय। यानी कि इन्होंने एक दूसरे 6 देशों में कोयला सप्लाई करने की बात करी और इस्पात, स्टील मतलब इस्पात, लोहा वगैरह, ये एक दूसरे को सप्लाई करने की बात करी और एक ग्रुप बना ली कि भैया, क्योंकि भैया कोयला तो सबको चाहिए था अपनी कंपनी फैक्ट्री के लिए, और इस तरीके से उन्होंने कोयला और इस्पात का समुदाय बनाया। और ये नीति 23 जुलाई 1952 में लागू हुई। 51 में ये प्रस्ताव रखा गया और 52 में लागू हो गई। ओके, आगे चलते हैं। फिर अगली संधि रोम की संधि हुई। अब देखा इन्होंने हमारा तो सही विकास हो रहा है, 6 बंदों ने सोचा ये तो अच्छा विकास हो रहा है, तब इन्होंने एक और संधि की सोची 25 मार्च 1957 में। 6 देशों ने, इटली के शहर एक रोम में हुई थी ये संधि, बिल्कुल हुई थी। अब इस संधि के माध्यम से इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना लिया और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बना लिया। आर्थिक समुदाय में मतलब पैसों की मदद, एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से मदद करना, और परमाणु यानी कि एक दूसरे को परमाणु ऊर्जा प्रदान करना, जिससे भैया जो कमजोर है वो भी मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए। ठीक है। 6 राष्ट्रों ने इस व्यापार की बाधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि 6 कंट्री ने कहा कि हम जो व्यापार करें ना एक दूसरे से, हम एक दूसरे से कोई टैक्स नहीं लेंगे, जितने में बैरियर हटा देंगे, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होगा। यानी कि सारी जो बैरियर से खत्म कर दी इन्होंने 6 कंट्री ने। फिर 1 जनवरी 1958 में इसे लागू कर दिया गया। यानी कि 57 में प्रस्ताव रखा गया और 58 में लागू हो गया। भैया 1967 में तीनों समुदाय ने मिलकर एक यूरोपीय समुदाय में विलय कर लिया। यानी कि तीनों कौन से, एक तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय हो गया, एक यूरोपीय परमाणु समुदाय हो गया, और इससे एक पहले था यूरोपीय कोयला। ये 3 समुदाय थे, 3 ग्रुप थे। अब इन्होंने उसको मिलाकर यूरोपीय समुदाय बना लिया, एक पूरा अलग, तीनों समुदाय ने मिलकर। आगे चलते हैं। अब हुई सांगेन की संधि। भैया ये संधि 14 जून 1985 में हुई। ये आपके बुक में नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ये नया टॉपिक है और नई बुक्स में शायद चैप्टर जो चेंज हुआ है आपका होल साइंस में, उसमें ये टॉपिक आ सकते हैं। तो सांगेन शहर एक लग्जमबर्ग में हुई थी, यानी कि ये संधि। इसमें कहा गया भैया जो सीमा नियंत्रण है समाप्त कर दो। यानी कि जो सीमा नियंत्रण था, यानी कि बॉर्डर से आना जाना, ये जो कंट्रोल, ये सब खत्म कर दिया, यानी कि आवागमन फ्री कर दिया गया। ठीक है। ओके, अब अगली संधि हुई मास्ट्रिक्ट। कोई इसे मास्ट्रिक्ट भी बोलता है, मास्ट्रिक्ट संधि है वैसे। ये संधि 11 दिसंबर 1991 में हुई थी। ये मेन संधि मानी जाती है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। ये 7 फरवरी 1992 में स्वीकार की गई। यानी कि पहले 11 दिसंबर 1991 में इसमें साइन किए सबने, फिर 7 फरवरी 1952 में एक्सेप्ट कर लिया सबने, फिर 1 नवंबर 1993 में इसे लागू कर दिया गया। अब इसमें बनाई क्या नीति गई थी? सबसे पहले तो इसमें 4 स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी? वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और धन की आवाजाही के साथ एकल बाजार बनाया गया। यानी कि एक बाजार कर दिया गया, जो मर्जी वस्तु लाओ, जो मर्जी सेवा लाओ, जो मर्जी लोग आए एक दूसरे देश में, और धन की आवाजाही, यानी कि कोई दिक्कत ना हो, एक बाजार कर दिए गए, आर्थिक एकीकरण कर दिया। मतलब अब कोई भी देश किसी में भी अच्छे से व्यापार कर सकता है, अपनी वस्तु बेच सकता है। और यही 1 नवंबर 1993 में जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब बदल कर यूरोपीय संघ पड़ गया, यूरोपीय संघ नाम पड़ गया। यानी कि डेट याद कर लेना ये वाली, 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया। अब इस संधि के क्या क्या प्रावधान किए, मतलब इस संधि में क्या क्या बातें रखी गई? सबसे पहले इस संधि कौन सी? मास्ट्रिक्ट संधि, यानी कि जो अभी मैं बता रहा था आपको, मास्ट्रिक्ट संधि में। तो इसमें पहला ये था कि न्यायिक और आंतरिक मामलों में सहयोग देंगे। कोई भी इंटरनल मामले होंगे, अब हमारे मामले हैं, हम एक दूसरे को सहयोग देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विदेश और रक्षा नीति में सहयोग देंगे, बिल्कुल आपको सिक्योर रखेंगे, रक्षा रखेंगे, और विदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा हम बात करेंगे। साझी मुद्रा करेंगे, यानी कि एक मुद्रा बनाएगी यूरो, एक संविधान बनाया जाए, ये संधि में बात रखी गई थी। एक राष्ट्रगान होना चाहिए हमारा, बिल्कुल एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए, जो आपको मैं सबसे पहले दिखा चुका हूँ। और व्यापार नीति भी सेम होनी चाहिए हमारी, बिल्कुल सही कहा, व्यापार नीति भी हमारी सेम होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर नीस संधि आई 2001 में, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये नीस संधि है, 2001 में हुई थी। इसमें क्या निर्णय लिया गया था? जितने पहले पूर्वी यूरोप राष्ट्र भी अब यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी यूरोपीय संघ था ना, वो पश्चिमी यूरोपीय हैं सारे, पश्चिमी यूरोप के हैं, पूर्वी यूरोप का एक भी देश नहीं था। तो अब इस संधि में इन्होंने कहा कि अब पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भी आमंत्रित करेंगे, बिल्कुल। अब लास्ट संधि लिस्बन संधि, ये 13 दिसंबर 2007 में हुई थी और लागू हुई 1 दिसंबर 2009 में। इसमें क्या कहा गया?
बीएस में कहा गया कि आयोग का कार्यकाल 2.5 वर्ष का कर दिया जाए। ये जो इनके अंग थे ना, उनका कार्यकाल 2.5 साल का कर दिया गया। और जो पार्लियामेंट थी यूरोप की, उसमें 2 सदन होगी, जैसे हमारे इंडिया में होती है लोकसभा राज्यसभा, ऐसी वहां भी 2 सदन होगी। यूरोपियन यूनियन का एक राष्ट्रपति भी होगा, हाँ बिल्कुल, यानी कि पूरे यूरोपीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो 5 साल तक कार्यकाल करेगा। बिल्कुल सही करा इन्होंने। ये थे नए प्रावधान और ये लेटेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये पुरानी बुकों में आपको नहीं मिलेगा टॉपिक, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में कुछ बातें। अब खास बातें मेन जो एक नंबर में भी आ सकती हैं। इसकी स्थापना 6 देशों ने की थी। याद कर लेना देश कौन से, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। हाँ, पश्चिम जर्मनी 2 भागों में बट गया था ना, एक पश्चिमी और पूर्वी, तो पश्चिमी है। इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये 6 कंट्री थी जिन्होंने मिलकर बनाई थी। ठीक है। यूरोपीय संघ की जनसंख्या पूरे विश्व की 6.9% है, यानी कि 52 करोड़ है। यस, इसके जो आज पूरे सदस्य मिलाकर है वो 28 सदस्य हैं, राइट, प्रेजेंट में। 28 के नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर, लेकिन अब पढ़ने में टाइम लग जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। और जो इसका लास्ट वाला जो देश शामिल हुआ था उसका नाम क्रोएशिया है, क्रोएशिया। यस, ये विश्व में 20% से ज्यादा आयात निर्यात करता है, पूरे विश्व का अगर मिलाएं। एक और, यूरोपीय संघ में 19 देश है जो एक ही मुद्रा यूरो को मानते हैं। बाकी देश जो है 28 में से 19 मानते हैं और 9 नहीं मानते हैं। इनकी जो जीडीपी है, बात करें अगर पूरे विश्व की, 16.52 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब काफी अच्छा कमा रहे हैं ये लोग। गुड। अब यूरोपीय संघ बना क्यों, इनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या करना चाहिए? भाई बनने के कारण थे कि भैया सतत विकास करेंगे, एक साथ मिलकर विकास करेंगे, संपूर्ण विकास करेंगे, भेदभाव खत्म कर देंगे, बिल्कुल। और क्या, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देंगे। कई यूरोप सारे थोड़ा वो थे डेवलप, 2-3 कंट्रियां थी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। आंतरिक मामलों के बिना स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि एक दूसरे की सीमाओं को हम सुरक्षित देंगे, स्वतंत्रता देंगे, ये प्रदान करेंगे, इसलिए इन्होंने ये बनाया, बिल्कुल। अब आते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या है। भैया पहला उद्देश्य था आर्थिक एकीकरण, मतलब है एक देश दूसरे देश में व्यापार कर सकता है बिना रोक टोक के, बिल्कुल सही बात है। सदस्य देशों की किसी भी व्यवस्था और उनके उद्योग धंधे का विकास करेंगे। जो हमारे मेंबर है, चाहे कितना भी गरीब हो, और अगर मेंबर है तो उसकी अच्छे से विकास करेंगे, उसके उद्योग धंधों का भी विकास करेंगे। अमीर गरीब देशों के बीच जो असमानता गैप हो रहा है उसे दूर करेंगे, जैसे कुछ देश अमीर थे कुछ गरीब थे, तो दोनों की असमानता को दूर करेंगे। पर्यावरण को मिलकर सुधार करेंगे, सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, बिल्कुल सही कहा। एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करेंगे, बिल्कुल, यानी कि आर्थिक एकीकरण और मौद्रिक संघ, यानी कि मुद्रा भी एक रखेंगे। यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की भलाई का बढ़ावा देंगे, यानी यूरोपीय संघ के चाहे कितने भी नागरिक हो, हर नागरिक की भलाई करेंगे, बिल्कुल। आगे चलते हैं यूरोपीय संघ के अंग। हाँ, इसके अंग भी हैं जो कार्य करते हैं, जैसे यूएनओ का अंग है वैसे इसके भी अंग है। पहला अंग है यूरोपीय आयोग, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आराम से याद कर सकते हैं अभी से। इसके 28 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, इन्हें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, यानी कि इन्हीं के देश के लोग चुनते हैं। यस, ये एक नौकरशाही संस्था है जो काम करती है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। यस, अगला आता है यूरोपीय मंत्री परिषद। यस, अब 28 देश के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है, 28 देश है तो 28 मंत्री होंगे, यानी कि 28 मंत्री होते हैं इसमें, विदेश मंत्री। ये सभी मंत्री अपने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई। एक साल में इनकी 4 बार बैठक होती है और इनका एक प्रधान चुना जाता है 6 महीने के लिए बस, यानी साल में 2 बार चुना जाता है। अब अगला अंग आता है यूरोपीय संसद, पार्लियामेंट जैसे। ये विधायिका की तरह होते हैं, इनमें मेंबर होते हैं 751, और इन मेंबरों को जनता द्वारा चुना जाता है। कौन सी जनता चुनती है? यूरोप की जनता। यस, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उनके मेंबर ज्यादा होंगे, इसीलिए जर्मनी के ज्यादा सदस्य होते हैं। यस, जर्मनी के ज्यादा मेंबर होते हैं। आगे चलते हैं, सामाजिक और आर्थिक समिति। भैया ये सलाहकार संस्था होती है जो सलाह देती है समाज को कैसे अच्छा करना है, कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। ये योजनाएं भी बनाती हैं और प्रस्ताव रखती हैं, ठीक है, योजना बनाकर यूरोपीय आयोग के सामने प्रस्ताव रखती हैं। यूरोपीय न्यायालय, अब यूरोप देशों के बीच में कोई विवाद भी हो सकता है, उनको निपटारा करती है। इसमें 28 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हर एक देश से एक न्यायाधीश। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। लास्ट अंग है यूरोपीय निवेश बैंक। इसका कार्य होता है जितने भी पश्चिमी यूरोप देश है उन सबको ऋण प्रदान करना, यानी कि भैया किसी को भी लोन हो सकता है, यानी कि अपना ही पैसा ये जमा करते हैं और उनमें से ही किसी को भी जरूरत होती है तो ये उन्हें देता है, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे कैसे भी हो।
अब आते हैं यूरोपीय संघ इतना ताकतवर क्यों है, ऐसी क्या खासियत आ गई इसमें, तो बता देते हैं। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसकी जीडीपी अमेरिका से ज्यादा आकी गई थी। इसकी जो मुद्रा यूरो वो अमेरिका डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। बिल्कुल, विश्व व्यापार में अगर बात करें तो अमेरिका में से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी हो रही है। इसके 2 मेंबर की बात करें, ब्रिटेन और फ्रांस, भैया ये सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है, परमानेंट, तो भैया पावरफुल तो ये है ही है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं। इनके पास परमाणु की बात करें 550 से ज्यादा इनके पास हथियार हैं। और ये देश जो है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भी विश्व में दूसरे स्थान पे आते हैं। तो भैया कहाँ से कमजोर हैं, ताकतवर तो होंगे होंगे। आगे चलते हैं, कुछ कमजोरी भी है इसकी, ये कमजोर कैसे बन रहा है कहीं से। तो पहली बात बताते हैं, जो इन्होंने मुद्रा मानी थी ना कि सब यूरो मुद्रा मानेंगे, आधे देशों ने मानी आधे ने नहीं मानी, तो वीक हो गए ना, सारे मानते तो पूरा वर्ल्ड हार जाता इनके सामने। तो ऊपर से जो इनकी थोड़ी सी नीति है ना, विदेश नीति और रक्षा नीति, वो कुछ देश उसके खिलाफ हैं। जैसे इराक पे अमेरिका द्वारा हमला करा था, जब इराक पर अमेरिका ने, तो ब्रिटेन तो अमेरिका का साथ दे रहा था, अमेरिका का, लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसका साथ नहीं दे रहे थे। भाई ये तो गलत है, ऐसे तो ये किसी पे हमला कर सकता है, हम पे भी कर सकता है। तो ब्रिटेन से ही इनकी अनबन हो गई अपने मेंबर में ही, तो थोड़ी सी कमजोरी आ गई ना। ऊपर से ब्रिटेन ने जब यूरोपीय संघ से बाहर जाने की बात कर दी, तब तो यूरोपीय संघ और कमजोर हो गया, और आखिर में 2020 में ये सदस्य सह मेंबरशिप से हट ही गया है। तो समझ लो यूरोपीय संघ कमजोर हो ही गया। अब आते हैं यूरोपीय संघ के नए मुद्दे क्या हुए हैं। भाई नया मुद्दा क्या है, 2016 में ब्रिटेन ने एक जनमत यानी कि लोगों द्वारा चुनाव होता है यूरोप ब्रिटेन में कि भैया यूरोपीय संघ में उसे शामिल होना है या नहीं होना है। तो भैया ये लोग मान नहीं रहे थे, तो अब उसने कहा कि मैं इससे अलग हूंगा। तो उस अलग होने को, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट बोलते हैं। ब्रेक्जिट याद रखना, ब्रेक्जिट मैं बता देता हूँ, ये ब्रिटेन एंड एग्जिट से बना है, यानी कि BR ब्रिटेन को दर्शा रहा है और एग्जिट एग्जिट यानी कि निकल जाना, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकल जाना, ब्रेक्जिट। नया टॉपिक है, जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर अभी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। आगे चलते हैं, 29 मार्च 2019 में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होना था। बिल्कुल, ये डेट रख दी थी 2019 में, लेकिन ये किसी तरीके से नहीं हो पाया, तारीख खारिज कर दी गई यानी बदल दी गई। फिर 31 अक्टूबर 2019 में तय की गई, तब भी नहीं हो पाया। लेकिन अब इस साल 2020 में 31 जनवरी, ये जनवरी का 31 जनवरी 2020 में 11 बजे रात को यूके यूरोपीय संघ से अलग हो गया। बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का कारण। भाई कुछ कारण तो होगा, अलग क्यों हुआ। तो यूरोपीय संघ हर साल ना, यूरोपीय संघ में हर साल क्या करते थे, सब लोग जो जितने भी यूरोपीय संघ में मेंबर है ना, वो सब ना कुछ कुछ पैसा देते हैं मेंबरशिप का। बिल्कुल, जैसे हम ही कोई कमेटी डालते हैं मेंबर बनने के लिए किसी भी चीज के लिए, तो ये मेंबर के लिए कुछ मेंबरशिप देना पड़ता है। लेकिन यूरोपीय संघ की क्या करता था, ब्रिटेन से 13 बिलियन पाउंड लेता था, जो बाकी सदस्यों से ज्यादा थी। ये तो बेईमानी हो रही है, यानी ब्रिटेन को बहुत ज्यादा राशि यूरोपीय संघ को मेंबरशिप के लिए देनी पड़ती थी। बिल्कुल, और बदले में उसको $7 मिलियन ही मिलते थे, कुछ नहीं मिल रहा था, क्या फायदा था। और यूरोपीय संघ की कुछ ऐसी प्रणालियां थी, यानी कि नियम रूल्स ऐसे थे जिससे ब्रिटेन बड़ा परेशान था और पिछड़ रहा था। ऊपर से यूके की जो स्वायत्ता है, यानी कि यूके तो आप जानते ही हैं, जिस जो नंबर 1 रहा है पहले, उसकी पूरी वैल्यू खत्म होती जा रही थी। ब्रिटेन में 3,30,000 लोग बाहर से शरणार्थी बन के आ गए, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम। लेकिन ब्रिटेन बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल ब्रिटेन चाहता था 1 लाख तक आए, उससे ज्यादा ना आए। लेकिन यूरोपीय संघ की नीति ये है कि जो भी लोग तुम्हारे देश में यूरोप से आएंगे तो उन्हें मना नहीं कर सकते हो। अब इतने सारे मुसलमान कई सारी कंट्रियों से इनके देश में आ चुके हैं, मिक्स हो गई है जाति, और ब्रिटेन की आबादी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई एजुकेशन के लिए आ रहा है, कोई कैसे। अब ब्रिटेन भगा भी नहीं सकता उन्हें, क्यों, क्योंकि भैया यूरोपीय संघ में बंधा हुआ है, उसके रूल में बंधा हुआ है, इसीलिए वो चाहता था कि मैं निकल जाऊं इससे। अब यूरोपीय संघ से हटने के बाद ब्रिटेन अपने आप को सिंगापुर की तरह एक आर्थिक ताकतवर देश बना सकता है। बिल्कुल, जैसे सिंगापुर अकेले अपना बड़ा जबरदस्त विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसी ब्रिटेन ने भी सोचा भैया हट जाता हूं, अपना विकास तेजी से कर सकता हूं मैं। क्योंकि एक बार 2008 में ब्रिटेन आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, बस उसने यूरोपीय संघ को इसका जिम्मेदार ठहराया। 23 जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि अब चुनाव कराया गया कि भैया हमें यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहिए या नहीं। तो वहां की जनता ने इलेक्शन किया, यानी जनमत संग्रह किया। उसमें से 52% लोग कहते हैं कि हम यूरोपीय संघ में नहीं रहना चाहते, और 48% कहते हैं रहना चाहते हैं। तो मेजोरिटी हुई 52% की हटने की, तो बस हटने की बात आ गई।
अब सवाल उठता है ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने से फायदा क्या हुआ। देखो पहला फायदा, भाई ब्रिटेन को जो मेंबरशिप के लिए इतनी भारी राशि देनी पड़ती थी वो बच गई। वीजा नुकसान बच गया। वीजा नुकसान मतलब यूरोपीय संघ में मिलने से क्या होता था, कोई भी देश का सदस्य अगर यूरोप का वीजा लेता है ना तो वो किसी भी देश में जा सकता है। ब्रिटेन में भी घूम सकता है वो, इटली में भी घूम सकता है, जर्मनी में भी। तो ब्रिटेन के वीजा की कमाई तो खत्म हो गई। अगर कोई बंदा ब्रिटेन जाना चाहता है तो अलग से वीजा लेगा ना, वो यूरोप का वीजा लेता है, ब्रिटेन में घूम लेता है। इसलिए वीजा का नुकसान भी बच गया। और जो इमिग्रेशन, जो लगातार लोग आते जा रहे थे ब्रिटेन में, अब उस पर वो लगाम लगा सकता है। इसीलिए अब इसकी कुछ हानियां भी हैं। हाँ यार, एक तो जीडीपी में नुकसान हो गया। जीडीपी का मतलब है यूरोपीय संघ से पहले बहुत व्यापार करते थे बाकी कंट्री, अब ब्रिटेन से नहीं करेंगे फिर, तो यानी कि नुकसान हो गया। अपना सामान भी बेचता था ये उन बाकी देशों में, और क्या, परमाणु बम, कई सारी चीजें बेचता था, जिससे अब जीडीपी कम हो जाएगी। ऊपर से जो बाजार का एकीकरण था वो खत्म, यानी कि पहले एक ही बाजार में सब अपनी अपनी वस्तु बेच लेते थे, अब ये अपना अलग बेचेगा, अलग देशों में बेचेगा, तो ये भी कम हानि हो गई। और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रभाव भी कम हो गया, यानी यूरोपीय संघ में ब्रिटेन का दबदबा था, लेकिन अब हट जाएगा तो दबदबा खत्म। ओके, लास्ट टॉपिक आता है ब्रिटेन के हट जाने से, यानी कि यूरोपीय संघ से हट जाने से भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई भारत कैसे आ गया इसमें, भाई भारत भी यूरोपीय संघ से व्यापार करता था। तो ब्रिटेन के हटने से पहली बात तो ब्रिटेन की वैल्यू कम, यानी कि उसका पाउंड गिर जाएगा। पाउंड गिरेगा तो उस समय चढ़ेगा किसका, डॉलर, अमेरिका का डॉलर बढ़ जाएगा। और भारत सबसे ज्यादा ना अमेरिका से व्यापार करता है, तो भारत की करेंसी गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा तो हमें उसको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा अमेरिका को, यानी कि सीधा सीधा भारत को बड़ा तगड़ा चोट लग रही है। यस, ब्रिटेन के माध्यम से भारत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करता था, बिल्कुल। अगर ब्रिटेन हट गया तो अब यूरोपीय संघ से व्यापार कैसे कर पाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत को प्रभाव कर रहा है। और ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है, और अगली वीडियो पर आप देखेंगे आसियान और चाइना कैसे ताकतवर देश रहा। वो पार्ट 4 आने वाला है आपका, जरूर देखना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छी लगे, और सब्सक्राइब करना अगर आप नए व्यूअर्स हो। तो चलते हैं इसी के साथ शाम्स क्लासेस में, मिलते हैं फिर दोबारा नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।